नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं रविंद्रकांत त्यागी जी की कहानी दावानल। वो सरदार जी का असली नाम क्या था ये तो शायद ही किसी को याद हो, मगर पूरा गांव उन्हें मिल्खा सिंह के नाम से जानता था, क्योंकि गांव के बुजुर्गों से सुना था कि अपने टाइम में वो दौड़ते बहुत अच्छा थे और शायद इसी वजह से उन्हें यह छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई। इस नौकरी में उनकी तनख्वाह क्या थी और ओहदा क्या, ये तो खैर किसी को पता नहीं। हाँ, मगर गांव में उनकी इज्जत बहुत थी। मगर मिल्खा सिंह की इज्जत सिर्फ उनकी सरकारी नौकरी की वजह से नहीं थी। वो आदमी भी कुछ ऐसे ही अलमस्त थे। गांव के लड़कों के साथ कबड्डी खेल लेते, कोई बीमार हो तो अपनी साइकिल पर बिठाकर शहर डॉक्टर को दिखाने ले जाते, किसी की बेटी की शादी हो तो घराती बन बारात का पूरा भार खुद ही उठा लेते थे। और तो और भूले से किसी काम के लिए कुछ रिश्वत मिल जाए तो उस पैसों से आसपास के लोगों को खिला पिला भी देते थे। कभी कभी तो इसमें वो लोग भी शामिल होते थे जिन्होंने ये रिश्वत उन्हें दी होती थी, वो भी साथ में ही खा और पी रहे होते थे। वैसे उनका सरकारी काम क्या था ये तो पता नहीं, पर जो सुना था या देखा था वो ये कि सरकारी ट्यूबवेल से समय के आधार पर अलग अलग हिस्से में आने वाली नहर का पानी चालू करना, ताकि उसके आधार पर गांव के विभिन्न हिस्से में मौजूद खेतों को समय समय पर पानी मिल सके। उनका घर परिवार गांव से थोड़ा दूर पास के ही कस्बे में था, तो जिंदगी उनकी मौज से चल रही थी। यूं तो शाम को घर भी जाते थे, पर कभी मन हुआ तो किसी किसान के घर खाना खा लिया, वहीं खटिया लगाई और सो गए। अगले दिन किसी खेत से कोई साग सब्जी तोड़ी और अपने घर ले गए। मनमौजी से आदमी थे तो उनकी दिलदारी के कई किस्से मशहूर थे। वक्त आने पर गांव में किसी किसी लड़की के रिश्ते भी तय करवा दिए उन्होंने, और न जाने कितने घरों में वह मामा चाचा ताऊ क्या क्या बन चुके थे। उनके मशहूर किस्सों में एक किस्सा कुछ यूं था कि गांव में एक बारात आई हुई थी और मिल्खा सिंह जी बिल्कुल घराती बन बारातियों की आओ भगत में लगे हुए थे। बारातियों के आने से पहले सारी रात जगकर खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी की, और बारात के आते ही उनकी देख रेख में बारातियों का स्वागत होने लगा। हर एक बाराती को कम से कम 2 बार मिल्खा सिंह जी खुद अपने हाथों से मीठा खिला चुके थे। बस ऐसे ही शादी की तैयारियां चल रही थी कि अचानक मंडप के दूसरे सिरे से शोर की आवाज आने लगी। मिल्खा सिंह दौड़ के वहाँ पहुँचे तो पता चला लड़की का बाप शराब में फुल टुन्न था और भड़का हुआ। कहने लगा, पहले ही बात हो गई थी एकदम कोरा सुपर स्कूटर देने की, और तुम हमें ये पुराना लंबेटा दिखा रहे हो, नहीं चलेगा। और ढंग के बर्तन भांडे कपड़े भी नहीं दे पाए, अब ये तो हमारी बेइज्जती है जी। अब तो बारात वापस जाएगी, बाढ़ में गई ऐसी शादी। लड़की का बाप हाथ जोड़कर अपनी इज्जत का हवाला दे रहा था और अपने समधी के सामने गिड़गिड़ा रहा था, समधी साहब, मेरा तो इतना इंतजाम करने में ही बाल बाल कर्ज में चला गया। बस आप यूं समझिए, मेरी इज्जत, मेरी पगड़ी सब आपके ही हाथ में है। खैर,
झगड़ा बढ़ता देख कुछ बाराती भी आ गए और मज़े लेने लगे। मामला बजाय संभलने के बस बिगड़ता ही जा रहा था। थोड़ी देर तक ये सब देखने के बाद मिल्खा सिंह जी से रहा न गया और वो खुद हाथ जोड़कर लड़के के बाप के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, ओ वीर जी, इतनी छोटी बात पर कोई नाराज़ नहीं होंदे। और तुसी स्कूटर देख रहे हो? अरे मुंडी ने देखो, किन्नी चंगी सोनी कुड़ी है। अरे इसके आगे स्कूटर की क्या बिसात। इतनी संस्कारी कुड़ी है हमारी, घर नू स्वर्ग बना देगी। हुण तुम गल सुनो, मान जाओ। और शादी ऐसे नहीं टूटती। अजी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल तो ना है। तुसी इन्नी सी बात पे नाराज़ ना हो जी। नशे में लड़के का बाप शायद कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। वो पिनक में बोल उठा, आप कौन होते हो? बीच में क्यों बोल रहे हो? न खाना ढंग का, न दान दहेज। और तो और बाकी सब छोड़ो, मिठाई तक तो ढंग से खिलाई ना गई तुमसे। मिल्खा सिंह, जो अब तक वैसे ही लड़के की बाप की बदतमीजी से भरे बैठे थे, मिठाई की बुराई सुन, और वो भी वो मिठाई जो रात भर उन्होंने खुद बैठकर बनवाई हो, उस मिठाई की बुराई सुनकर वो आपे से बाहर हो। उन्होंने कृपाण निकाल ली, अपनी शर्ट के बटन तोड़े और कृपाण से हाथ पे हल्का सा कट लगा लिया। फिर कूद कर समधी की गिरेबान पकड़ी और बोले, ओए भूतनी के, ओए समधी सुन, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक ऑन ड्यूटी सरकारी अफसर पे हाथ उठाने दी? अब इस सारी बारात नू जेल में बंद कराता हूं, सरकारी आदमी पे हाथ उठाते हो। समधी का नशा एक पल में काफूर हो गया। वो अचरज से सरदार जी को देखने लगा और लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, अरे हुजूर, मैं तो आपको हाथ तक नहीं लगाया। पर सरदार जी अब तक फुल मूड में आ चुके थे। बोले, ओए खोते, कैसी खोटी बात कर रहा है? 10 गवाह खड़े हैं और तुझे तो नशे में कुछ होश नहीं, पर ये सारे गवाही देंगे कि तूने मुझ पे हाथ उठाया। सरदार जी की कृपाण और उनका गुस्सा देख 1-2 लोगों ने हाँ में सर भी हिला दिया। पुराना ज़माना था, लोगों को सरकार पुलिस के लफड़ों से बहुत डर लगता था, तो सब तरफ शांति छा गई और शादी संपन्न होने तक किसी ने चूंकि आवाज़ तक नहीं निकाली। कहते हैं उसके बाद सालों तक वो लड़की वहाँ शांति से सुखपूर्वक रही। ऐसा था मिल्खा सिंह जी का रुआब। और सरदार जी बड़े मौज मस्ती वाले और मजाकिया किस्म के इंसान थे। गांव में रामे और राजे नाम के 2 भाई बड़े सीधे साधे किसान थे। दोनों भाई मेहनती और एक दूसरे से प्यार करने वाले थे। वैसे तो दोनों की उम्र में 2 साल का अंतर था, मगर कुदरत ने उनका शरीर और दिमाग एक ही सांचे में ढालकर बनाया था। कई बार तो एक ही बात को दोनों मिलकर पूरा करते थे। एक दिन सरदार जी ट्यूबवेल के पास बैठ एक पेड़ के नीचे रजिस्टर में अपना कुछ काम कर रहे थे कि दोनों भाई प्रकट हो गए। मिल्खा बाबू, थोड़ा पानी दे दो, रामे ने कहा। हाँ हाँ पानी दे दो, खेत सूख रहा है, राजे भी बोल पड़ा। कुछ भी करो बाबूजी, किसी के 2-4 घंटे इधर उधर करके हमें दे दो। हाँ हाँ मिल्खा बाबू, किसी के घंटे काट कर पानी दे दो, खेत सूख रहा है। अब राजे ने बोला। ओए बैठ कर बात करो यार। राजे, रामे, तुम दोनों भी गांव का एक आइटम हो। ओए कल शाम को मेरे पास 4 घंटे हैं, मगर क्या करोगे 4 घंटे का? कितनी बार तुमसे बोला कि बिजली से सीधी नाली बना लो। अरे 2 किलोमीटर घूम कर पानी जाएगा तो 4 घंटे में तो तुम्हारे खेत में ही नाल पहुंचेगी।
अरे सीधी नाली होती तो 4 घंटे में तुम्हारा खेत ही भर जाता। मिल्खा बाबू बोले, अरे सरदार बाबू, आप बस पानी दे दो, नाली तो अपने आप बन जाएगी। राजे ने कहा। तो रामे ने चौंक कर राजे की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था, इतनी जल्दी नाली कैसे बनेगी? मगर भाई की आंखों में आत्मविश्वास देखकर वो भी बोल पड़ा, नाली बन जाएगी सरदार जी, तुम बस 4 घंटे ही दे दो। ओए तुम दोनों पागल हो क्या? 4 फल्लांग नई नाली बनानी है, और वो भी कल शाम तक। ओ वीर जी, बन जाएगी नाली, आप बस पानी दे दो, खेत सूख जाएगा, बच्चे भूखे मरेंगे। हाँ हाँ, बन जाएगी नाली, आप बस 4 घंटे पानी दे दो, रामे ने सुर में सुर मिलाया। बावले कहीं के, चलो कल शाम 4 घंटे तुम्हारे, मगर सुन लो, 4 घंटे से 1 मिनट फालतू नहीं दूंगा मैं, बाकी तुम जानो। तुरंत ही दोनों भाई सूखी जमीन पर नई नाली खोदने में लग गए। दिन ढल गया, रात हो गई। दोनों किसान पुत्र लगातार नाली बना रहे थे। कपड़े पसीने और मिट्टी से लथपथ हो गए। शरीर का पोर पोर टूटने लगा। रात गुजरती जा रही थी और दोनों अपना और अपने हरे भरे खेत का अस्तित्व बचाने के लिए पागलों की तरह नई नाली बनाने में जुटे हुए थे। रात ढल गई। सूर्य देवता रात भर विश्राम करने के बाद नए जोश के साथ अरुणिमा बिखेरने लगे, मगर दोनों भाई नाली खोदने में लगे हुए थे। 10 बज गए। ईख के खेतों के बीच बनी पगडंडी से सरदार मिल्खा बाबू की साइकिल प्रकट हुई, तो वो देखकर अवाक रह गए कि नाली का 90% भाग बन गया था और दोनों भाई मशीन की तरह फावड़े चला रहे थे। सरदार जी चिल्लाए, ओए ठहरो ठहरो यार, जान दोगे क्या? मिल्खा बाबू, खेत सूख गया, तब भी तो भूख से जान जाएगी। छोटे ने मलिन चेहरे और टूटे शरीर से कमर सीधी करके फावड़ा कंधे पर रखते हुए कहा, और बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर ढह गया। ओए पगले, मैंने ये थोड़ी बोला था कि पूरी रात। इसके बाद राजे और मिल्खा सिंह ने मिलकर मूर्छित रामे को पेड़ की छांव में लिटाया, मगर मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। सरदार जी भागकर नलकूप के कमरे में गए और एक 1/4 भरी हुई शराब की बोतल उठा लाए और राजे के मुंह में उड़ेल दी। पता नहीं दारू की महक का असर था या उसके तीखे स्वाद का। राजे ने आंखें खोल दी। सरदार जी उसके कान के पास मुंह ले जाकर बोले, 4 घंटे लगे या 10 घंटे, अब तेरा खेत भरने के बाद ही किसी को पानी मिलेगा। चल पगले, जान देने पे उतारू था। राजे के चेहरे पर पड़े पड़े ही मुस्कान दौड़ गई। ऐसे कई किस्से थे मिल्खा सिंह के। समय गुजर गया। समय को तो गुजरना ही था। सरदार जी रिटायर होकर अपने 26 साल के बेटे, बहू, 17 साल की बेटी, 3 साल के पोते और 80 साल की मां के साथ निकट के 12 किलोमीटर दूर शहर के विकास प्राधिकरण के छोटे से मकान में रहने लगे। इसके उपरांत भी उनकी आत्मीयता अपने शहरी समाज से अधिक अपने गांव के लोगों से थी। सरदार जी निरंतर गांव के मित्रों के सुख दुख से जुड़े रहते, यहाँ तक कि अपने यहाँ होने वाले शबद कीर्तन और लोहड़ी पर भी अपने ग्रामीण मित्रों को सादर आमंत्रित करते थे। वैसे भी पंजाब और पूरे देश में सिख उग्रवाद अपने चरम पर था, इसलिए शहरों का सामान्य आदमी सरदारों से थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगा था। और शहरी समाज के इसी दुराव के कारण सरदार जसबीर सिंह, जी हाँ, उनका असली नाम था,
तो सरदार जसबीर सिंह, जिन्हें गांव के लोग प्यार से मिल्खा बाबू कहते थे, अपने ग्रामीण भाइयों के और भी नज़दीक आ गए थे। खालिस्तानी आतंक अपने चरम पर था। स्थान स्थान पर उग्रवादियों द्वारा बड़े बड़े हत्याकांडों को अंजाम दिया जा रहा था। दूसरी ओर सरकार ने स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को निकालने के लिए बड़ा अभियान चलाया था, जिस कारण से इस उग्रवाद को और बल मिला। और फिर 1984 में एक सुबह अचानक देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षाकर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शाम होते होते दिल्ली ही नहीं, आसपास के क्षेत्रों में और धीरे धीरे पूरे भारत में आग भड़क उठी। एक और आम जनता में वर्षों से चले आ रहे खालिस्तानी आतंकवाद के प्रति रोष था। जगह जगह लूटपाट होने लगी। जगह जगह एक समुदाय विशेष को निशाना बनाकर लूटपाट, हत्या, आगजनी और बलात्कार के समाचार आने लगे। लोगों के गले में गाड़ियों के टायर डालकर आग लगाई गई और दिल्ली में सिखों के पूरे बाजार फूंक दिए। सरदार जसबीर सिंह के मोहल्ले में एक दहशत भरा सन्नाटा पसरा हुआ था।